कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अम्ल एवं क्षार के विषय में पढ़ेंगे, एसिड एंड बेस। अम्ल एवं क्षार का इस क्लास में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग अम्ल और क्षार की परिभाषा उसको ट्रिक के माध्यम से कि और जो भी इसके वैज्ञानिक रहे हैं किसके अनुसार क्या, जैसे ग्रुप डी में इस बार पूछा गया था कि आर्नियस के अनुसार क्या होता है, इनके अनुसार क्या होता है, तो उनके भी तथ्यों को जानेंगे। जो इसके इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं, उनके विषय में भी जानेंगे। जो नेचुरल है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, इन सभी के विषय में हम लोग जानेंगे। दोस्तों एक निवेदन है आप सबसे, यदि आप सभी हमारे व्यूवर्स नए चैनल पर नए हैं तो आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आप तक वीडियो बिना किसी विलंब के पहुंच जाए। और दोस्तों ये रेलवे के रामबाण क्लास है, आप लोग इस क्लास के अंतर्गत हम लोग संपूर्ण अम्ल एवं क्षार को पढ़ रहे होंगे। तो बिना किसी विलंब के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्लासेस थी, जैसे इसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया वाद्य यंत्र एवं उनके वादक में। इसमें हम लोगों ने पूरा वाद्य यंत्र और उनके वादक को कवर कर लिया है। भौतिक विज्ञान में सदिश एवं अदिश एनसीईआरटी बेस संपूर्ण सॉल्यूशन को हमने इसमें कवर कर लिया है। अब दोस्तों चलिए क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। दोस्तों वो जो अपने किस्मत के भरोसे बैठे हैं उनके लिए दो लाइन है, तो आप किस्मत के भरोसे ना बैठ के और मेहनत पे विश्वास करिए, क्योंकि ये कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म से ही भाग्य, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते। ये भारत की वो तपोभूमि है जहाँ पे हमें कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है, ना कि किस्मत से। तो तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार, जब जीत का इंतजार कोई और नहीं मेरी माँ कर रही है। अगर कोई और कर रहा होता तो एक बार मैं हार मान भी लेता, लेकिन यहाँ माँ कर रही है तो हम लोग हार नहीं मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब प्रारंभ करते हैं अम्ल एवं क्षार, यानी कि चैप्टर का नेम है एसिड एंड बेस। चलिए दोस्तों, अम्ल किसे कहते हैं? तो दोस्तों अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्लों का जो अनिवार्य घटक है वो H+ हाइड्रोजन होता है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और अम्ल मिथाइल ऑरेंज जो है उसको भी लाल कर देते हैं। अम्ल फिनोल्फिलीन को कलरलेस यानी कि रंगहीन बना देते हैं। अम्ल की जो pH वैल्यू है दोस्तों वो 0 से 6.9 होती है। कितनी होती है? 0 से 6.9। एक और करिएगा कि लोग बताते हैं कि ये अम्ल के pH वैल्यू 0 से 7 होती है। 7 नहीं होती है, 7 से कम होती है और 0 से अधिक होती है। याद रखना, इस बार रेलवे में क्वेश्चन आया था कि अम्ल का जो pH मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो बहुत लोगों ने 0 से 7 भी दिया था, 0 से 6.9 भी दिया था, तो ज़्यादातर एस्पिरेंट ने 0 से 7 लगा दिया था, तो गलत हो गया था। और दोस्तों अम्ल जो है वो क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्षार किन्हें कहते हैं। क्षार यानी कि बेस। तो दोस्तों क्षार को कहते हैं इंग्लिश में बेस। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर होते हैं। क्षार वे जो स्वाद में कड़वे हों उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्षार का अनिवार्य घटक क्या होता है? OH-, जिसे हम लोग हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं। क्षार क्या करते हैं दोस्तों? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देते हैं? मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। और दोस्तों जो क्षार हैं वो फिनोल्फिलीन को गुलाबी यानी कि पिंक बना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पिंक। जबकि अम्ल क्या करते थे? फिनोल्फिलीन को रंगहीन बना देते थे। एक बार पुनः देखिए, तो जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार क्या करते हैं? क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला बना देते हैं। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल, और क्षार क्या करते हैं? मिथाइल ऑरेंज को पीला। फिनोल्फिलीन को अम्ल क्या करते हैं? कलरलेस यानी रंगहीन। फिनोल्फिलीन को क्षार क्या करते हैं? गुलाबी बना देते हैं। इतने पॉइंट क्लियर आए? ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं। दोस्तों अब अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? क्षार क्या कर देता है? तो आइए आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराते हैं। तो ट्रिक है हमारी अनिल छलानी। क्या है? अनिल छलानी। याद करिएगा, कभी नहीं जीवन में भूलेंगे। तो आ से अम्ल, अम्ल क्या कर देते हैं? ना से नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ला से लाल। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल। छा से क्षार, ला से लाल, ना से नीला। तो क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला। तो ट्रिक क्या है? अनिल छलानी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। और क्षार की जो pH वैल्यू होती है वो कहाँ से होती है? कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 7.1 से 14 तक। कहाँ से? 7.1 से 14 तक। ये अपना pH स्केल होता है। तो pH स्केल पे 0 से लेकर 14 तक दर्शाया जाता है कि नहीं दर्शाया जाता है? 0 से लेकर और 14 तक। तो 0 से लेकर जो यहाँ 7 होता है तो यहाँ 6.9 होता है। ये क्या होते हैं? ये अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल। और ये क्या होते हैं? 6.9 से 14 की तरफ क्षार होते हैं। तो जितने कम वैल्यू होगी उतने प्रबल अम्ल होगा, और जितना ही ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही प्रबल क्षार होगा, और जितने अम्ल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा? दुर्बल अम्ल। अभी आप पढ़ेंगे, इस बार रेलवे ग्रुप डी में ये भी पूछा गया था, अम्ल क्षार से भर भर के क्वेश्चन आए थे, जिसमें ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। चारों अम्ल ही दिए गए थे और उसमें पूछा था सबसे प्रबल अम्ल कौन है। इस क्लास में हम ये भी जानेंगे कौन से प्रबल अम्ल होते हैं और कौन दुर्बल अम्ल होते हैं। दोस्तों क्लास को आप ओपन कर लिए तो पूरी बने रहिए अंत तक, क्योंकि बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। जो आप 2-3 घंटों में
पढ़ेंगे किसी यूट्यूब चैनल से, और इतना कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कि मैं ये दावा करता हूँ, चाहे आप किसी भी चैनल को देख लीजिए। तो दोस्तों आर्नियस के अनुसार क्या होता है, आर्नियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? तो आर्नियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कैसे आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। आर्नियस के अनुसार वे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। तो अम्लीय में जो जलीय विलयन में H+ आयन दे वो अम्ल, और जो क्षार क्या है? जो जलीय विलयन में OH- दे वो क्या है? क्षार होते हैं। किसके अनुसार? आर्नियस के अनुसार। नेक्स्ट है ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार। तो ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल वे होते हैं ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार जो H+ जो प्रोटॉन को त्यागते हैं और H+ आयन देते हैं, और क्षार प्रोटॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं और H- आयन देते हैं। याद करिएगा, जब ग्रहण करेंगे तो उस पर माइनस साइन आएगा। लुईस के अनुसार क्या होते हैं? तो लुईस के अनुसार अम्लों पर लोन पेयर यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन क्षारों पर क्या है? लोन पेयर यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो लुईस के अनुसार जो अम्ल होते हैं उस पर लोन पेयर नहीं पाए जाते हैं और क्षारों पर लोन पेयर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है ऑक्सी अम्ल और दूसरा होता है हाइड्रा अम्ल। क्या होता है? एक क्या होता है? ऑक्सी अम्ल और दूसरा होता है हाइड्रा अम्ल। आइए जानते हैं कि ऑक्सी अम्ल किन्हें कहते हैं। तो ऑक्सी अम्ल वे होते हैं दोस्तों जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सी एसिड बोलते हैं। तो जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H+ और O दोनों उपस्थित हों, ऐसे अम्लों को क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे कौन कौन से अम्ल? तो ऐसे अम्ल हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, फास्फोरिक अम्ल यानी H3PO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रस अम्ल यानी HNO3। तो ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन भी हो और क्या हो? ऑक्सीजन भी हो, ये दोनों चीज़ें उपस्थित होंगी, ऐसे अम्लों को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी अम्ल यानी कि इंग्लिश में ऑक्सी एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रा अम्ल उन्हें कहते हैं, हाइड्रा अम्ल जिसे इंग्लिश में हाइड्रा एसिड बोलते हैं, जिन अम्लों में, ऐसे अम्ल जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित नहीं रहता। नाम से ही पता, हाइड्रा, एस से हाइड्रा, एस से हाइड्रोजन, तो जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहे और ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो। हाइड्रोजन उपस्थित रहे और ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, ऐसे अम्लों को क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं हाइड्रा अम्ल? आइए देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रो आयोडिक अम्ल जिसे हम लोग HI बोलते हैं, और हाइड्रोसोनिक अम्ल जिसे हम लोग HCN बोलते हैं। तो कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रो आयोडिक अम्ल HI, हाइड्रोसाइनिक HCN। इन सभी अम्लों को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रा एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रा एसिड। अब दोस्तों चलते हैं प्रबल अम्ल, जिन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं? सुपर एसिड फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड एवं सुपर एसिड कार्बोरेन 100% शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा अम्लीय एसिड सुपर एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुपर एसिड। जैसे फास्फोसल्फ्यूरिक अम्ल HFSO3, ये क्या है? ये सबसे प्रबल अम्ल है। एवं ट्राईमेथेन सल्फोनिक अम्ल, ये भी क्या है? सबसे HCFSO3, ये क्या है? प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग अन्य नाम से जानते हैं म्यूरिएटिक अम्ल। क्या? तो निम्नलिखित में से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो HCl को जाना जाता है। किसे? HCl को। ये कहाँ पाया जाता है? तो इसकी उपस्थिति आमाशय में होती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति आमाशय में उपस्थित होती है? तो आमाशय में उपस्थित होने वाला है HCl। ठीक। एवं सूक्ष्म जीवों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कौन नष्ट कर देता है? तो HCl नष्ट कर देता है। तन HCl जो होते हैं अम्ल को, तन HCl अम्ल को नमक का तेजाब कहते हैं। तन HCl अम्ल को क्या कहते हैं? नमक का तेजाब। तो निम्नलिखित में से किस अम्ल को नमक का तेजाब कहते हैं? जो तन HCl अम्ल है, जिसका उपयोग हम लोग शौचालयों में, मूत्रालयों की सफाई में करते हैं। तो शौचालयों एवं मूत्रालयों की सफाई के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे रेलवे ग्रुप डी का अभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देंगे 2022 के, तो देखना जितने पॉइंट लिखे हैं उससे क्वेश्चन कैसे भर भर के आए हैं। तो दोस्तों है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग फेमस नेम इसका जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें नहीं आया था। उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को गंधक का तेजाब कहते हैं? तो इसको गंधक का तेजाब कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, जिसे हिंदी में अम्लराज। तो निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। कसी का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, तो ये भी पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे कसी का तेल कहते हैं? तो किसे क्या क्या कहते हैं? गंधक का तेजाब, किंग ऑफ केमिकल जिसे अम्लराज, कसी का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है सीसा संचायक सेल यानी जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। तो सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट के रूप में H2SO4 यानी कि गंधक के तेजाब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट
है दोस्तों HCOOH, जिसे हम लोग कहते हैं फार्मिक अम्ल। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, ग्रुप डी के अंदर जब आप लोग NTPC में तो इतना नहीं आता है, लेकिन ग्रुप डी की जब परीक्षा देंगे रेलवे के अंतर्गत तो उसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को मेथोनोइक अम्ल कहते हैं। तो इनका ये नाम तो याद ही रखना, लेकिन इनसे ज़्यादा जरूरी है ये नाम, निम्नलिखित में से किसे मेथोनोइक अम्ल कहते हैं। मेथोनोइक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो चींटी एवं जो मधुमक्खी होती है उनके डंक के नेटल पादप, डंक यानी नेटल पादप में पाया जाता है कौन सा अम्ल? एसिड। तो चींटी और मधुमक्खी के नेटल पादप में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल यानी कि मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों CH3COOH, जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल यानी कि एथोनोइक अम्ल बोलते हैं। इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? तो एसिटिक अम्ल को ही एथोनोइक अम्ल कहते हैं। इसकी उपस्थिति सिरका यानी विनेगर में बनाने में, अचार बनाने में, अचार जब सड़ने लगता है तो यही डालते हो ना, अचार को सड़ने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों HNO3, जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल यानी सोरे का तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरे का तेजाब। तो निम्नलिखित में से किस अम्ल को सोरे का तेजाब कहते हैं? तो HNO3, जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल के नाम से ये तो जानते होंगे, लेकिन किस अम्ल को सोरे का तेजाब कहते हैं ये नहीं जानते रहे होंगे। तो ये भी जान लीजिए, सोरे का तेजाब HNO3 को कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? उर्वरक में काम में किया जाता है। किसमें? फर्टिलाइजर में। किसमें? फर्टिलाइजर में उपयोग किया जाता है। बारूद बनाने में, बर्तनों पर लिखावट करने में, जो बर्तन एल्युमिनियम तांबे के देते हैं उसको लिखावट करने के लिए HNO3 से लिखावट की जाती है। किससे लिखावट की जाती है? HNO3 से। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अम्ल है दोस्तों हमारा CXH5COOH, जिसे हम लोग बेंजोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस अम्ल के नाम से? बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या है? C6H5COOH। ये कहाँ होता है? घासों में प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा अम्ल घासों में प्राप्त किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। इसका उपयोग कहाँ होता है? खाद्य परीक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन में के रूप में भी किया जाता है। जब खाद्य का परीक्षण करना होता है तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट अम्ल है दोस्तों ब्यूटेनोइक अम्ल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटेरिक अम्ल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्यूटेरिक अम्ल। इसका क्या फार्मूला है दोस्तों? इसका फार्मूला है C3H8COOH। C3H8COOH। इसका उपयोग मक्खन में, घी आदि में पाया जाता है। तो ब्यूटेनोइक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मक्खन, घी आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल हो सकता है जिसमें साइंस आती है तो कुछ ही एग्जाम है, लेकिन लगभग सभी में आता है। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, पपीता में इत्यादि में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। फिर है ग्लाइकोलिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है? गन्ने में। ग्लूमेटिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है? गेहूं और अनाज में। हालम्यूनिक एसिड, ये जंतु कोशिकाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अम्ल है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। तो निम्नलिखित में से किस अम्ल को जंतु कोशिकाओं का सीमेंट कहा जाता है? तो ये है हाइलोमोनोरिक एसिड। कैल्शियम पेक्टेट यानी पादप कोशिकाओं का भी सीमेंट कहा जाता है इसे। कि क्या कहा जाता है? जो पादप कोशिकाएं हैं उनका भी सीमेंट कहा जाता है। तो जंतु कोशिकाओं का सीमेंट और पादप कोशिकाओं का सीमेंट किसे कहा जाता है? हाइलोमोनोरिक एसिड को। दोस्तों नेक्स्ट अम्ल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अम्ल है अपना सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल क्या है? आइए देखते हैं। सिट्रिक अम्ल जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कहाँ पाया जाता है? नींबू में और संतरा में पाया जाता है। और जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल नींबू में, संतरा में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? तो कपड़ों के स्याही के धब्बे हटाने में। कपड़ों पे स्याही के जो धब्बे लग जाते हैं उसको अगर हटाना होता है तो हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जो हमारे डिटर्जेंट आते हैं उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जिससे कहते हैं ये लगा दीजिए तो ये कपड़ों के स्याही के धब्बे हट जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यूरिक अम्ल और हिपोरिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है? तो ये अम्ल मूत्र में पाया जाता है। कहाँ? मूत्र में। लैक्टिक अम्ल दही में। कहाँ? लैक्टिक अम्ल दही में। इसका उपयोग क्या है? जो ऐच्छिक और कंकालीय मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है तो इसमें अनाक्षी श्वसन द्वारा लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है? बन जाता है या जम जाता है, जो कि दर्द व थकान का कारण बनता है। दोस्तों देखते होंगे जब हम लोग रनिंग करते हैं, इस समय यूपीपी की रनिंग चल रही है, आप लोग भी कर रहे होंगे अपने यहाँ। तो जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड ये इकट्ठा हो जाता है तो हमें क्या होती है? दर्द एवं थकान की अनुभूति होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो इसीलिए कहते हैं रात में जब रनिंग करने जाइए तो दही वगैरह ना खाइए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना, तो इसको ना खाइएगा। फिर है असंतृप्त वसीय अम्ल। क्या है? असंतृप्त वसीय अम्ल। ये क्या होते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? जो वनस्पति तेल होते हैं, वेजिटेरियन ऑयल, तो ये कहाँ पाया जाता है? वनस्पति तेल और मछली के लीवर के तेल में। जो मछली का लीवर होता है, ठीक है, कोड लीवर ऑयल भी बोलते हैं, एवं अलसी जिसे फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं, इन सबसे क्या प्राप्त होता है? असंतृप्त वसीय अम्ल। क्या प्राप्त होता है? असंतृप्त वसीय अम्ल। और ये हृदय रोगियों एवं के लिए ज्वाइंट पेन के मरीजों के लिए लाभदायक है। तो ये जो हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं और जिन्हें ज्वाइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द रहता है, उन्हें ये दिया जाता है। तो कहते हैं ये वाला तेल लगा लीजिए, इससे जो है आपका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए। तो उसमें असंतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अब इसमें कौन कौन, जैसे एक नंबर ए क्या है? लिनोलेनिक अम्ल, इसमें ओमेगा 3 की उपस्थिति होती है। दोस्तों है लोनोलिक अम्ल दूसरा, जिसमें ओमेगा 6 की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है ओलिक अम्ल, जिसमें ओमेगा 9 पाया जाता है। तो पूछा जाता है ओलिक अम्ल में क्या पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ओमेगा 9 पाया जाता है। नेक्स्ट है अम्लराज यानी कि इक्वारेजिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो अम्लराज यानी कि क्या है? इक्वारेजिया। चाहिए जानते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुओं को जब गलाया जाता है तो हमें उससे क्या प्राप्त होता है? अम्लराज, जिसका नाम इक्वारेजिया है।
HCl को 3 एवं HNO3 यानी कि इसको जब इसका 3:1 के अनुपात में लिया जाता है तो पूछा जाता है कि अम्लराज में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है। तुम्हारा आंसर होगा 3:1। परसेंटेज में बोले तो 75 और 25 काट लीजिए, 25 से करना 25, 25 या 75, बात वही पड़ गई। ठीक है, तो अम्लराज और इक्वा रेजिया कहाँ सोना चांदी प्लेटिनम जब धातुओं को गलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, अम्लराज यानी कि इक्वा रेजिया। इसका अनुपात क्या होता है, 3:1। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है वो DNA को डी राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल जबकि RNA के राइबो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अम्ल है दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो यह अम्ल इमली अंगूर में पाया जाता है। तो इमली अंगूर में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक। लेकिन ये बताइए कि जो अचार को सड़ने से बचाने के लिए कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा अभी बताया है ऊपर, कौन सा, एसिटिक एसिड। और इससे भी ज़्यादा ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया था, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया। उसने ये नहीं पूछा इमली में कौन पाया जाता है, अंगूर में क्या पाया जाता है, क्योंकि ये फेमस है। लेकिन बेकिंग पाउडर यानी कि NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या पाया जाता है, तो बेकिंग पाउडर में जो अम्ल की उपस्थिति होती है, खाने वाला सोडा, उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होते हैं, जो विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। किसको, विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। या कहाँ पाया जाता है, या खट्टे फलों में, हरी मिर्च में, खट्टे दूध दही में, ऊटनी के दूध में, आंवला में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, हरी मिर्च, खट्टे फल, खट्टे दूध दही, ऊटनी के दूध, आंवला, इसमें कौन सा पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों पूछा गया था रेलवे में कि ऊटनी के दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हरी मिर्च में भी पूछा जा चुका है। लेकिन एक और भी चीज़ पूछी गई थी, जिन जिन चीज़ों को हमने कहा है कि पूछा गया है, आप उसको गूगल पर सर्च मारिएगा। अगर ये गलत निकले तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ गलत थी। तो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है। यदि आपने किसी ने ग्रुप डी का एग्जाम 2022 में दिया है तो आपने देखा होगा कैसे प्रश्न बन रहे थे रेलवे ग्रुप डी में। साइंस का कितना % उसमें साइंस आती है, मेन रोल साइंस का ही होता है। जिस बच्चे ने साइंस को बना लिया उसका बेड़ा पार हो जाता है। रेलवे के अंदर साइंस की जो साइंस का है वो क्षमता ज़्यादा है अन्य विषयों की अपेक्षा। तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है बारबोडाशेरी के अंदर। तो बेटा एस्कॉर्बिक एसिड की प्रचुरता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, बारबोडाशेरी के अंतर्गत। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बेस क्षार यानी कि भस्म। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि बेस किन्हें कहते हैं, बेस कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से बेस हैं। तो दोस्तों ये क्लास थी अम्ल एवं बेस की क्लास फर्स्ट। अब हम लोग कल की क्लास में हम लोग जानेंगे जो बेस होते हैं उन्हें क्या, जो बेस हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों आपको ये जो कंटेंट मिल रहा है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, कृपया इसकी वैल्यू को समझें। ठीक है, 4-4 घंटे आप लोग यूट्यूब पे लगे रहते हैं, समय का अभाव है और इस समय को आप लोग फिजूल में खर्च कर रहे हैं। अब जितना टॉपिक पढ़ा देंगे इससे बाहर अगर अम्ल क्षार इसके ये देख लीजिए, उसके बाद अन्य वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर इसके बाहर चला जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों से एक निवेदन है पुनः दोस्तों, अगर आपको ये क्लास उपयोगी लग रही है तो इस चैनल को और लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, जिससे चैनल और बड़ा हो और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड किया जा सके। दोस्तों इससे बाहर जितनी क्लासें हम लोग अपलोड कर रहे हैं ये रेलवे के लिए रामबाण है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन रेलवे में नहीं जाएंगे। अम्ल क्षार से क्वेश्चन आएगा, इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से चैप्टर लेकर आएंगे, आवर्त सारणी से लेकर आएंगे रामबाण। आप लोग 5-5 घंटे की क्लास देते हैं, उससे कुछ भी आपका यूज नहीं निकलता है, बाद में भूल जाते हैं। आप जो अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लीजिए, 2 से 3 बार क्लास को देख लीजिए, 2x पर लगाकर देख लीजिए, लेकिन ये क्लास आपके लिए रामबाण है। दोस्तों पुनः कहते हैं आप चैनल को अगर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर लिखिए, जिससे हमको भी पता चले कि हमारे अंदर कहाँ कमी है, चैनल में किसकी आवश्यकता है। आज की क्लास को यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे क्षार के विषय में। तब तक लेते हैं